सर हेलो सर। मॉर्निंग। सर जी एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, पूछ ले। हाँ पूछिए, कोई बात नहीं है। 4 दिन से मौका नहीं मिला था सर, इसीलिए बोल रहे थे। हाँ पूछिए पूछिए। मौका तो मिल गया। देखिए 1 जनवरी 1946 के पहले का जो बंदोबस्त किया हुआ जमीन था ये सर, सिर्फ ग्रामीण पे लागू होगा कि शहरी और ग्रामीण दोनों पे लागू होगा? सभी जगह पर लागू होगा। सर एक केस हम देखे थे, उसमें 1950 से 52 के बीच का था, बंदोबस्ती था उसमें, और हाई कोर्ट का सर उसमें ऑर्डर किया हुआ था। कोर्ट का ऑर्डर था कि क्या ऑर्डर था हाई कोर्ट का? सर उसमें ऑर्डर था सर बंदोबस्त करने के लिए, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार बंदोबस्त हुआ है कि रिटर्न जमाबंदी 1952 लिखा हुआ था। तो वैसे केस में उसको वैलिड माना जाएगा या नहीं? नहीं वैसे देखिए, ऐसा एक्सेप्शनल है, ऐसा माना जाएगा। देखिए सर, डीएम साहब था, डीएम साहब का डीएम था। चलिए अभी सभी लोगों का माइक ऑन है, इसलिए प्रश्न का जवाब दिए है ना। मेरा भी है सर बोलिए सर, आवाज नहीं आ रही थी सर। हाँ ठीक है, सेकंड सेशन में सर एक रिक्वेस्ट था सर। हाँ बोलिए। चुप हो जाओ भाई। सर एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ बोलिए। हेलो सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी बोलिए ना। सर मैं ये कह रहा था कि जब आप ये जो ये प्रपत्र और सेक्शंस वगैरह जब भी किसी चीज का रेफरेंस देते हैं ना सर, उसको थोड़ा सा आराम से बोल देंगे ना तो हम लोग उसको लिख लेंगे सर। बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये पिक्चर है वो अभी तो ऑन एयर नहीं है। आया हम सबसे पहले मैसेज आपको डाल। चलिए ठीक है, प्रयास रहेगा मेरा कि आपको सर वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो ठीक है, सेक्शंस और ये सारे नियमों वाले। ठीक है उसको रिपीट कर देंगे हम लोग को सर नोट्स भी बनाना पड़ जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है सर, स्लो होता तो सही रहता है। एक जो आपने चेकबंदी के बारे में कल बताया करना है काम कर रही है। आरोप क्या 15-17 का भी सर दोबारा बता दीजिए। आप लोग को म्यूट कर दीजिए ना। अटेंडेंस आया। हाँ सभी लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिए ना। अभी जैसा वो चकबंदी के बारे में बोल रहे थे, कर दीजिए सर। कंसीडर करेंगे कि नहीं सर? जी सर आवाज नहीं आ रही थी सर। हाँ ठीक है, कर दीजिए। जब प्रश्न काल होगा उस समय हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब क्रमवार देंगे। आप धैर्य रखें। सर हैंड राइज रहने के बावजूद भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है सर। कहीं नहीं मिलता है सर क्वेश्चन, हैंड राइज रहने के बावजूद भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं सर, पूछ नहीं पाते हैं सर आपसे। अच्छा ठीक है, ये अभी आप इस वीक के बाद जो है काफी मौका मिलेगा। इसके लिए एक सेशन ही जो है एक क्लास इसी के लिए रखा जाएगा। सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन होगा और आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। सर आपसे निवेदन है सर कि सारे स्टूडेंट को एक बार फिर से देख लिया जाए सर। बहुत ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चन चाह के भी नहीं पूछ पा रहे हैं क्योंकि अनम्यूट नहीं हो पाते सर। बिल्कुल अगले वीक में इस तरह का एक क्लास सेपरेट चलाया जाएगा। इसमें सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन लेंगे और सभी प्रश्नों का आपके द्वारा जो सर अगला वीक में ट्रेनिंग चलेगा। अगले वीक में अगले वीक में भी क्लास लीजिएगा सर। तो क्लास बढ़ा दिया। हाँ चलेगा। क्लास लीजिएगा सर। लॉकडाउन समाप्त होगा उसके बाद ही ना होगी, अभी तो कुछ होगा नहीं। सर रिकॉर्डिंग वीडियो सर प्रोवाइड। हाँ वो वीडियो ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना बहुत दिक्कत होता है। ऑडियो वीडियो सर बोले थे कि प्रोवाइड कराएंगे सर। हाँ वो YouTube पर अपलोड किया जाएगा, आपको मिलेगा। नहीं हुआ सर, देखे अभी नहीं हुआ है। नहीं अभी नहीं हुआ है सर। प्रयास कीजिए सर कि हो जाए, लाभान्वित हो सके हम लोग। आप लाभान्वित होइएगा। आपको अपना मोबाइल नंबर भी हम दे देंगे।
आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। सर नंबर दे ही दिया जाता सर, अगर आप देना चाह रहे हैं। नंबर दे देंगे। सर बताया जाए। अभी नहीं, आवाज साफ नहीं आ रही। बहुतों को समझ में नहीं आता कि कार्यपालक पदाधिकारी भी कोई पोस्ट है, यहाँ भी हमको बहुत आदमी को नहीं समझ में आता। वीडियो सीओ सब जानता। मेरा एक निवेदन था सर। हाँ बोलिए। बताना वीडियो पे इतना रेवेन्यू तो पूछिए मत। बना लीजिए आप लोग। सब जानता है वीडियो का रेवेन्यू अटेंडेंस तो जानता ही नहीं है। एक दूसरा आ गया उसमें मेरी पंखा इतने तेज हो गया। हाँ ये वाला बात कौन सा है? ठीक है। इसमें निकालिए। आज का टॉपिक है पहले ड्राफ्ट पब्लिकेशन, उसके बाद सुनवाई की प्रक्रिया, और सेकंड सेशन में भी यही है, सुनवाई की प्रक्रिया और रेंट्रॉल और फाइनल पब्लिकेशन। ठीक है, तो ड्राफ्ट पब्लिकेशन आप पहले भी चर्चा हुआ था एक्ट में, क्योंकि एक्ट बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 की धारा 8 वो खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप का प्रकाशन से संबंधित है। जब खानापुरी पर्चा प्रपत्र 7 में एलपीएम वितरित किया जाता है एजेंसी के द्वारा, तत्पश्चात रैयत के हाथ में मिलता है। रैयत को जब हस्तगत कराया जाता है तो रैयत अपने अपने जो उनके पास अभिलेख होते हैं राजस्व से संबंधित, उनके पास लगान रसीद हो या सेल डीड बंटवारा या अन्य जो भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट है उससे मिलान करते हैं कि खानापुरी जो किया गया है मेरे नाम में, मेरे पिता का नाम, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी सब ठीक है कि नहीं। यदि उसके अवलोकन के पश्चात अगर किसी प्रकार की त्रुटि पाते हैं तो रैयत क्या करते हैं, प्रपत्र 8 में आपत्ति देते हैं। आपत्तियां आती है तो उसका एक पंजी का संधारण होता है, जो पूर्व में बताया है कि पंजी 10 है, पंजी 10 में उसकी एंट्री की जाती है और प्रपत्र 9 में एक पावती के रूप में देना होता है। किसी भी सरकारी कार्यालय में एक रिसीविंग देने का प्रावधान है ताकि उसके पास, रैयत के पास उसकी साक्ष्य रहे। और तत्पश्चात जैसे ही आप दावा आपत्ति शिविर कार्यालय में जमा होगा वैसे ही आपके जो संबंधित शिविर में पदस्थापित लिपिक होंगे उनके द्वारा एक पृथक अभिलेख का संधारण किया जाएगा और अभिलेख को संधारित करते हुए खोलकर वहां शिविर में कानूनगो होंगे, उनके समक्ष उपस्थापित करेंगे। कानून के द्वारा उस प्रक्रिया है जो आगे उस पर चर्चा हम लोग करेंगे।
उस प्रक्रिया के तहत सुनवाई की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और उनकी आपत्तियों का या दावा का निराकरण कानूनों के द्वारा किया जाएगा। जब हो जाता है, सारी आपत्ति या दावा जो शिविर में प्राप्त हुआ उसका जब निष्पादन हो जाता है, तो पुनः फिर हम वहां विश्रांति के लिए भेजते हैं। विश्रांति का वो प्रथम चरण में जाता है और विश्रांति में भी चर्चा हम करते हैं। तो उसकी सारी अभिलेखों का जब जांच हो जाएगी तो उसके बाद इसी धारा 8 के अंतर्गत खानापुरी अधिकार अभिलेख का प्रारूप प्रकाशन किया जाता है। तो विश्रांति में है और उसके बाद जब प्रारूप प्रकाशन हो जाता है तो वो नियमावली के नियम 11 के तहत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 के नियम 11 के अंतर्गत खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप की तैयारी किया जाता है। यहाँ भी जो तैयारी है वो विश्रांति के प्रथम चरण में ही होती है। इस विश्रांति में आपका 2 प्रशाखा होता है, पहला अभिलेख और रकबा प्रशाखा और तीसरा है खेसरा प्रशाखा है। आपको विश्रांति में क्या क्या कार्य किया जाएगा इस संदर्भ में भी आपको बता देना चाहेंगे कि खानापुरी के कार्य पूर्ण हो जाता है तो प्रपत्र 5 और प्रपत्र 3 एक वंशावली का है, जो आप ग्राम सभा में जो अनुमोदन कराते हैं आप, वो अनुमोदन की पंजी और सारा वो रैयतों के द्वारा याचिका जो प्राप्त होती है वंशावली का 2 पृष्ठ में रहता है। एक पृष्ठ पर जो आवेदन पत्र देगा रैयत, उसके पार पृष्ठ पर उस वंश वृक्ष भी बना देते हैं और दूसरी प्रति में अपने प्रत्येक रैयतवार जो उनके हिस्सा या अंश में रहता है उसका दखल से संबंधित भी उस वंशावली में ही देना है। तो आईसी को ही आम सभा में अनुमोदन कराते हैं इसे। और साथ साथ प्रपत्र 3.2 में अमीन यादाश्त पंजी जो संधारण किया जाता है, उस यादाश्त पंजी में खानापुरी के क्रम में खेसरावार अमीन यादाश्त पंजी का संधारण करते हैं। उस प्रत्येक खेसरावार में जो जिस इंस्ट्रूमेंट के आधार पर गत अधिकार अभिलेख से विशेष सर्वेक्षण मानचित्र के अनुसार जिन रैयतों का स्वामित्व होता है और दखल, उसके आधार पर उस यादाश्त पंजी का संधारण किया जाता है। तो ये प्रपत्र 3.2 यादाश्त पंजी और साथ ही प्रपत्र 6 खेसरा पंजी का जो संधारण होता है खेसरा पंजी। और उसके बाद जो आपत्तियां आती है प्रपत्र 8 में, उन आपत्तियों का कानूनों के द्वारा निपटारा किया जाता है। उन सारी अभिलेख प्रथम चरण में उसी आलेख और रकबा शाखा को भेजा जाता है और वहां के जो प्रभारी होते हैं वो भी एक सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के महातत वो प्रशाखा कार्य करता है। और वहां क्या क्या काम होगा, आलेख और रकबा शाखा का क्या कार्य होगा, इसके बारे में आपको बता देना चाह रहे हैं ताकि आपकी जानकारी में रहे। पहला काम होता है वहां ग्राम सीमा की जांच और तुलना। जो आपके द्वारा विशेष सर्वेक्षण मानचित्र प्राप्त होता है और तत्पश्चात आप अमीन को देते हैं और अमीन क्या करता है कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी की मदद से सहयोग से ट्रांजैक्शन का सत्यापन करते हैं, साथ ही यूनिक बाउंड्री का भी सत्यापन करते हैं। और इसके पश्चात इसके पूर्व ही गत मानचित्र का जो कुल रकबा और विशेष सर्वेक्षण मानचित्र का कुल रकबा का भी मिलान करते हैं। उसको भी देखते हैं कि दोनों मानचित्र की कुल रकबा में 5% से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ये जैसा कि पूर्व में मैं बता चुका हूं, ये हमारा एक्ट और रूल कहता है, तकनीकी मार्गदर्शिका में भी ये लिखी हुई है। अगर यदि 5% से ज्यादा अगर होता है तो आपको बताए थे उस समय अमीन कानूनों के माध्यम से अपने शिविर प्रभारी को रिपोर्ट करेंगे और शिविर प्रभारी पूरे अभिलेखबद्ध कर वो जिला में प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से बंदोबस्त पदाधिकारी को देंगे। और यदि प्रभारी पदाधिकारी
बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा, इसी शाखा के द्वारा अपने जो वहां प्रतिनियुक्त होते हैं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन, उनके माध्यम से उस दो ग्रामों के बीच जो सीमा के में अंतर आता है तो उसकी निपटारा कराया जाता है। तो जो ये कार्य किया गया, इसी कार्य को सत्यापन करने के लिए, जांच करने के लिए आलेख और रकबा शाखा में इन भेजा जाता है अभिलेख को, जहां ग्राम की सीमा का जांच और तुलना किया जाता है। फिर ग्राम के सीमा विवाद और तथा निपटारा, यदि किसी प्रकार का सीमा विवाद से संबंधित अगर पूर्व में प्रतिवेदित दिया गया या कहीं अंतर अगर है, अभी भी अगर प्रकाश में आ रहा है, तो ये शाखा जाकर एक शिविर के अंतर्गत 2 राजस्व ग्राम है, वो 2 राजस्व ग्राम के बीच अगर सीमा पर विवाद है तो यहाँ जो अमीन पदस्थापित होंगे वो जाएंगे और सभी रैयतों को सूचना देकर सभी की उपस्थिति में, और दोनों अमीन भी रहेंगे, दोनों राजस्व ग्राम के कानूनगो रहेंगे और एसओ रहेंगे शिविर के, और उसका भी ग्राम सीमा का निपटारा किया जाता है। यदि 2 शिविरों के बीच होगी तो दोनों शिविर के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी रहेंगे, दोनों संदिग्ध जो सटे हुए राजस्व ग्राम में जहां सीमा का विवाद होगा वो दोनों राजस्व ग्राम के अमीन रहेंगे, कानूनगो रहेंगे दोनों शिविर के, और इस प्रकार भी इस आलेख और रकबा शाखा के द्वारा इसका निपटारा किया जाएगा। जो प्रपत्र 6 आपके द्वारा खेसरावार तैयार किया गया, मानचित्र में निर्मित खेसरा है, उसका तुलना किया जाता है। जो मानचित्र में किसी प्लॉट, उदाहरण के तौर पर प्लॉट नंबर 545 का रकबा 50 डिसमिल है और खेसरा पंजी में भी उस खेसरा का रकबा कितना लिखा हुआ है, वहां भी खेसरा का रकबा 50 डिसमिल होना चाहिए। अगर इसकी भी तुलना वहां की जाती है, इसी तुलना जो किया जाता है, इसी कार्य को मुकाबला कहा जाता है, आप ये जान लें। साथ ही अब आइए ग्राम सीमा की जांच और तुलना में क्या क्या देखेंगे। अब क्रमवार आपको इस पर भी अब बता दे रहे हैं, पूर्व में भी अभी इसकी हम चर्चा किए। राजस्व ग्राम का ग्राम सीमा मोटी रेखा से होनी चाहिए। जो राजस्व ग्राम का जो बाउंड्री होगा वो मोटी लाइन से होती है। ग्राम सीमा पर यदि नदी है, सड़क है, आहर है, पैन है, तो उसका कन्वेंशनल साइन का प्रयोग होना चाहिए। इन नक्शा को आप मिलान करके देखेंगे। यदि ग्राम सीमा नदी या सड़क, आहर, पैन आदि है, तो उसका कन्वेंशनल साइन जो दिया हुआ है वो है कि नहीं, उसका मिलान किया जाता है। इस शाखा में जो आपके द्वारा जो तैयार किया जाएगा मानचित्र, उसमें ये शाखा ये जांच करेंगे। जो शाखा का क्या कार्य है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, जो आपके द्वारा किया जाएगा। यदि किसी ग्राम के मानचित्र एक से अधिक सीटों से बना है, सभी सीटों के आपस में मिलान की स्थिति, एक ही ग्राम के विभिन्न सीटों के सीमा के मध्य विसंगति की स्थिति है तो नहीं होनी चाहिए। इसका मिलान भी किया जाता है। एक राजस्व ग्राम है, उसका अगर बड़ा राजस्व ग्राम है 5000 खेसरा का है, तो आप स्वाभाविक है, क्योंकि जो मानचित्र का जो साइज होता है उसका पेपर A0 साइज का होता है, तो सारी खेसरा एक सीट पर नहीं आएगा, तो अलग अलग सीट पर मानचित्र का निर्माण होती है। उसी स्थिति में प्रत्येक जो खेसरा है लास्ट में वो मिलान करना रहता है। हो सकता है कि प्रयास ये रहती है कि अधिक से अधिक पाक जिस सीट में हो उसी में रहे, अगर नहीं है तो दूसरे सीट पर भी आएगा, तो उसका सही है, मिल रहा है कि नहीं, मोजाइकिंग सही है कि नहीं, उसकी भी मिलान किया जाता है। तीसरा, तैयार किए गए मानचित्र में राजस्व का ग्राम का नाम सही लिखा हुआ है कि नहीं। ऊपर में बाएं तरफ जो टेम्पलेट होता है उसको कहते हैं। थाना संख्या सही लिखा हुआ है कि नहीं, अधिसूचित जिला का नाम सही है कि नहीं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कैडेस्ट्रल सर्वे के समय में आपका मुंगेर जिला था, वर्तमान में अभी मुंगेर जिला से कई जिला बन गया, बेगूसराय है, खगड़िया है, लखीसराय है, तो आज भूल हो जाती है हमारे अमीन के द्वारा या एजेंसी के द्वारा, वो पुराना ही जिला का नाम दे देते हैं। तो इस स्थिति में आप उसको, ये शाखा देखती है कि भाई ये बेगूसराय का मानचित्र है, अभी वर्तमान में बेगूसराय जिला है, यहाँ पर मुंगेर नहीं होकर बेगूसराय जिला होना चाहिए। उसका राजस्व ग्राम का नाम सही है कि नहीं, थाना नंबर सही है कि नहीं, ये सही होना चाहिए। मानचित्र में खेसरा संख्या क्रमवार है कि नहीं, ये भी ये शाखा जांच करती है। आपने उत्तर पश्चिम से शुरू किए, 1 से शुरू करते हैं दक्षिण पूर्व तक क्रमवार खेसरा आया है कि नहीं। फिर ऐसा भी होता है कि कोई है
कि भाई अगर मान लीजिए कि खानापुरी करने के क्रम में वो खेसरा बढ़ा, विखंडित हुआ, तो यहाँ नीचे से फिर पुनः जो लास्ट नंबर होगा जो एजेंसी के द्वारा, तो उसको जहां विखंडित होता है वहां पर वो नंबर बढ़ेगा। वो सिलसिलेवार है कि नहीं। साथ ही कोई खेसरा ऐसा है प्लॉट जिसमें ऐसा तो नहीं है कि उसका नंबर छूट गया हो, नहीं डाला गया, इसकी भी जांच इस शाखा में की जाती है। राजस्व ग्राम की चौहद्दी में अवस्थित राजस्व ग्राम का नाम, यदि अगर राजस्व ग्राम का जिसका मानचित्र है उसके चौहद्दी में जो राजस्व ग्राम है उसका नाम सही है कि नहीं, उसका थाना संख्या लिखा हुआ है कि नहीं, उस राजस्व ग्राम के मानचित्र के से मिलान करने पर भी वो संतुष्ट होते हैं कि सही से मिल रहा है कि नहीं, मुजैकिंग सही है कि नहीं। फिर अगर बस्ती है तो उस टोला का मानचित्र अलग सीट पर रहेगा, स्केल उसका अलग होगा। उसका स्केल क्या होगा भाई, 1:1000 होगा, 1:1000 का होगा। आबादी है, उस बस्ती है तो उसका स्केल अलग होता है। क्या स्केल होगा भाई, 1:1000। हाँ, कहीं कहीं 1:2000 भी रहेगा। चलिए, फिर इसके बाद 3 सीमाना जहां है सिर्फ एक थोका लाइन दिया रहता है। वो थोका लाइन आप देखिएगा हट कर दिया रहता है। वो क्या है, तोखा लाइन है उसको एक जरीब हटकर दिया जाता है। एक जरीब लगभग 66 फीट होता है, उसे हटकर 5 जरीब का रहता है। तो आप 66 फीट मानचित्र से हटकर आप देखिए एक लाइन इस तरह से खींचा रहता है। तो एक जरीब हटता है तो क्या है, 66 फीट हटकर फिर 5 जरीब की लाइन लंबी रहती है। आप इसको आप लोग टेक्निकल हैं, आप लोग को जानकारी भी होगी। तो वहां हो गया। फिर मानचित्र में अंकित कन्वेंशनल साइन का मिलान खेसरा पंजी में जो आप दर्ज करेंगे, जो अमीन को देंगे, जो जितने लीजेंड्स हैं वो सही मानचित्र में डाला हुआ है कि नहीं, उसके भी मिलान होना। जितनी लीजेंड्स तो बहुत से हैं वो खेसरा पंजी में रहेंगे। सारे लीजेंड्स हमारे मानचित्र में नहीं आ सकते हैं, मगर प्रमुखता अधिक से अधिक मानचित्र में है कि नहीं, इसकी भी मिलान यहाँ होती है। साथ ही राजस्व ग्राम का नाम, थाना संख्या हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी लिखा हुआ होना चाहिए, ये भी यहाँ देखा जाता है। साथ ही और उसका यूनिक कोड भी वहां मानचित्र में दर्ज किया जाता है। साथ ही ग्राम के 1 या 2 जीपीएस मानचित्र पे भी अंकित होना चाहिए। जो ट्रांजैक्शन लगाते हैं उसके जीपीएस के माध्यम से कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो आप एजेंसी भी संधारित करता है और आपको भी दिया जाएगा। तो आप भी अपने शिविर के स्तर पर संधारित करते हैं और मानचित्र में भी वो अंकित किया जाएगा, क्योंकि वो एजेंसी को किस्तवार के समय ही एक कार्य करने के बाद आप उसे लौटाते हैं, तो वो खानापुरी के समय पुनः फिर एक मानचित्र देता है, विशेष सर्वेक्षण मानचित्र। उस समय वो अंकित होना चाहिए और जब आपत्तियों के निष्पादन के बाद आप पुनः फिर ये विश्रांति में भेजते हैं, ये विश्रांति शाखा में ये सभी मिलान किया जाएगा। साथ ही ग्राम के सीमा विवाद का निपटारा, जो पूर्व में बताया, राजस्व ग्राम की विशेष सीमा का निर्धारण की जांच। आपत्ति किसी ग्राम की सीमा एक यूनिक रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती है। आप 2 गांव के बीच कहीं आप जो शुरू में किस्तवार के समय मानचित्र देगा तो गैप ओवरलैप होगा। आप जब किस्तवार करते हैं तो वहां यूनिक बाउंड्री का निर्धारण करते हैं। आप यूनिक बाउंड्री जब आपके द्वारा निर्धारित कर दिया जाएगा और मानचित्र लौटाया जाएगा तो 2 गांवों के बीच एक ही यूनिक बाउंड्री होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ भी इसकी जांच की जाती है। यदि किसी ग्राम की सीमा के निर्धारण में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो दोनों ग्राम के अमीन जो खानापुरी दल के होते हैं से मिलकर सीमा विवाद का समाधान किया जाता है। अब अगर विशेष प्रकार का सीमा विवाद हो, यदि अंचल सीमा विवाद हो, अंतर जिला सीमा विवाद हो, अंतरराज्यीय सीमा विवाद का निपटारा हो, तो यह अनिवार्य रूप से बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के संज्ञान में के पश्चात इसका निपटारा किया जाएगा। ये आप ध्यान देंगी। इस तरह की जब अंचल सीमा विवाद हो, अंतर जिला हो, अंतरराज्यीय सीमा विवाद हो, तो बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय सर्वेक्षण के जिला का हेड होते हैं, उनके संज्ञान में आने के बाद अभिलेखबद्ध होते हुए जाएगा और उनके तत्पश्चात इसका निराकरण किया जाएगा। साथ ही खेसरा पंजी प्रपत्र 6 में खेसरा पंजी क्या है कि नियम के
खेसरा पंजी प्रपत्र 6 में रैयतों का नाम, उनके स्वामित्व वाले खेसरों की प्रविष्टि की भी जांच की जाती है कि प्रत्येक खेसरावार जो बना है उसमें रैयत का स्वामित्व के बारे में सही सही भरा हुआ है कि नहीं, सब कुछ अगर ठीक है और रैयतों का जो धारित खेसरा का सभी कागजातों से मिलान किया जाता है, क्योंकि यादाश्त पंजी भी आप भेजते हैं, आप यादाश्त पंजी के साथ जितनी संधारित होती है खेसरावार वो सारी अभिलेख जाता है, वहां भी उसको एक एक खेसरावार वहां मिलान किया जाएगा। जो कानून के द्वारा जो आपत्ति निराकरण किया जाएगा उस हिसाब से खेसरा पंजी में तरमीम किया गया है कि नहीं। जो कानूनों के द्वारा सुनवाई की प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसे नहीं देखा जाता है, तो ये उनके विवेकाधिकार है, वो जो उन्होंने निर्णय दे दिया वही मान्य होगा, मगर जो उनके द्वारा आदेश दी गई है वो कार्रवाई की गई है कि नहीं अमीन के द्वारा, इसकी जांच वहां की जाती है, ये आप ध्यान रखें। साथ ही निर्मित प्रपत्र 6 खेसरावार और मानचित्र में निर्मित खेसरा का रकबा का तुलना भी यहाँ किया जाता है। जो आपको पता है जो मानचित्र में जिस खेसरा का जितना रकबा है वो खेसरा पंजी में भी उसका रकबा होना चाहिए। ठीक है, अमीन तैयार खेसरा पंजी के प्रत्येक खेसरा का रकबा और मानचित्र खेसरा का रकबा से मिलाते हैं कि मिलता है कि नहीं। मानचित्र में प्रदर्शित खेसरा का रकबा प्रपत्र 6 में तैयार खेसरा पंजी में अंकित रकबा का मिलान किया जाएगा। असमानता की स्थिति में भी इसकी भी जांच की जाएगी कि कहां अगर त्रुटि रह गया है। मान लीजिए खेसरा पंजी के प्लॉट में 10 डिसमिल है और नक्शा 8 डिसमिल का बना, जिसे भी पुनः यहाँ जो पदस्थापित अमीन होंगे कानूनगो होंगे वो जाएंगे, जाकर उसका मिलान करेंगे। हाँ, साथ ही आपको पूर्व में ही बता चुके हैं कि राजस्व ग्राम के पुराने रकबे से और नया रकबा का जो मिलान होती है वहां 5% तक की वृद्धि के लिए छूट है। इसके से ज्यादा अगर होगा तो बंदोबस्त अधिकारी के पास निर्णय लेने हेतु अग्रसारित कर देंगे। इस प्रकार आपका प्रथम चरण का विश्रांति का कार्य समाप्त हो जाएगा, पुनः फिर अभिलेख आपके पास आ जाएगा और तब इसी नियमावली के नियम 11 के तहत खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप की तैयारी की प्रक्रिया की जाती है और जब पूरी तैयार हो गया तब उसके बाद नियमावली के नियम 12 के तहत खानापुरी अधिकार अभिलेख का प्रारूप प्रकाशन किया जाता है। नियमावली के नियम 12 खानापुरी अधिकार अभिलेख का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि विश्रांति में क्या होता है, विश्रांति की परिभाषा हम आपको बता चुके हैं कि अगले चरण के लिए अभिलेख तैयार किया जाता है। वही अगले चरण जो है नियमावली के नियम 12 के तहत खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप प्रकाशन की तैयारी की जाती है और उसके बाद जब तैयार हो जाएगा तब प्रपत्र 13 में आपके शिविर प्रभारी क्या कर सूचना निर्गत करते हैं कि भाई खानापुरी अधिकार अभिलेख का प्रारूप प्रकाशन किया जा रहा है, आप सभी आकर इसका अवलोकन कर सकते हैं। खानापुरी अधिकार अभिलेख का प्रकाशन आप अपने शिविर में करेंगे, संबंधित राजस्व ग्राम के सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करेंगे। राजस्व ग्राम के जो संबंधित पंचायत होगा, ग्राम पंचायत होगा, वहां आप सूचना पट पर प्रदर्शित करेंगे। अंचल कार्यालय में भी करेंगे। साथ ही आप खानापुरी अधिकार अभिलेख के साथ साथ मानचित्र का भी प्रकाशन करते हैं। आप समझ लीजिए, दोनों प्रकाशन आप करेंगे और इसे कोई किसी प्रकार का फी नहीं लिया जाता है। ये मुफ्त रूप से आम जनता को दिखाया जाता है कि वो देख लें कि आपका जो खानापुरी किया गया वो सही है कि नहीं है, और कहीं त्रुटि है तो फिर वही 14 में प्रपत्र 14 में आपत्ति देंगे। तो इस प्रकार ड्राफ्ट पब्लिकेशन का कार्य हमारा समाप्त होता है। ठीक है, अब आइए ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो गया, उसके पश्चात सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि हमारा सूचना दे प्रपत्र 13 में सूचना देकर हम प्रकाशन किए सभी रैयत या भूदारी या भूस्वामी या संबंधित विभाग से संबंधित के प्रतिनिधि, चाहे स्कूल का हो, हेल्थ का हो या ब्लॉक कार्यालय ही क्यों नहीं हो, प्रखंड कार्यालय, सभी भूस्वामी भूदारी जो हैं वो आकर वो उसकी परिशीलन करते हैं, देखते हैं, मानचित्र भी देखेंगे, आपके खानापुरी अधिकार अभिलेख देखेंगे और उसके बाद प्रपत्र 14 में
आपत्ति देते हैं, आज तब सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होती है। अब सुनवाई की प्रक्रिया में आप पूर्व में भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि भाई हमारा कौन सा न्यायालय होगा, ठीक है, क्योंकि आपके कोताहुल है कि भाई हम सुनवाई जो करेंगे हमारा न्यायालय कौन सा होगा। तो आपको बता देना चाह रहे हैं कि आपका न्यायालय राजस्व न्यायालय है। भारत में स्थापित न्यायालयों की श्रृंखला में राजस्व न्यायालय भी एक महत्वपूर्ण न्यायालय है। आप ये जान लें कि राजस्व न्यायालय का क्या अभी पहले बता दे रहे हैं, राजस्व न्यायालय है क्या, ये जान लीजिए। आपको जानकारी होगी कि सिविल प्रोसीड्योर कोड 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 5 की उप धारा 2 में इसकी परिभाषा दी गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 5 की उप धारा 2 में राजस्व न्यायालय के संबंध में परिभाषा दी गई है। राजस्व न्यायालय से अभिप्राय है एक ऐसे न्यायालय से जो कृषि प्रयोजनों के लिए, कृषि पर्पस के लिए, समझिए, कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के लगान राजस्व या लाभों से संबंधित अन्य वादों या अन्य कार्यवाहियों को ग्रहण करने के लिए क्षेत्राधिकार किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है। फिर से एक बार आप सुन लीजिए। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 5 उप धारा 2 में अंकित परिभाषा है, उसमें डिफाइन किया गया है कि राजस्व न्यायालय से अभिप्राय है एक ऐसे न्यायालय से जो कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के लगान राजस्व या लाभों से संबंधित वादों या अन्य कार्यवाहियों को ग्रहण करने के क्षेत्राधिकार किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है। यही राजस्व न्यायालय है। अब रहा कि भाई राजस्व न्यायालय आप समझ गए, तो राजस्व न्यायालय के अंतर्गत राजस्व न्यायालय का क्या क्षेत्राधिकार होगा, वो क्या क्या काम करता है, कहाँ कौन कौन सा राजस्व न्यायालय होगा। आपके ये भी आपके कोताहुल होगा, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि हम हैं कि नहीं, या राजस्व न्यायालय किस किस पदाधिकारियों को होता है। अब आइए, राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी का क्षेत्राधिकार अधिकारता का उल्लेख सामान्यता संबंधित भूमि अधिनियमों में वर्णित होते हैं। आप समझ लीजिए, एक्ट है ना, हम लोग जब स्पेशल सर्वे एक्ट पढ़ रहे हैं, बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त एक्ट 2011 या नियमावली 2012, बीटी एक्ट है, बीएलआर एक्ट है, बिहार प्रिविलेज पर्सन एक्ट है। ये क्या है? ये सब राजस्व से संबंधित एक्ट है। तो समानता संबंधित भूमि के अधिनियमों में वर्णित होते हैं। आप सभी में वर्णित है ना कि राजस्व अधिकारी का क्या क्या काम है। अर्बन सीलिंग एक्ट में भी है। सरकार के द्वारा निर्धारण किए जाने का विषय होता है। ये क्या है? एक्ट क्या है? हमारे सरकार के द्वारा बनती है, उनके द्वारा तैयार किया जाता है बिल, और विधानसभा या लोकसभा में उसके पटल पर लाया जाता है, और जब उनके द्वारा पारित हो जाता है तो एक विधान बन जाता है, और जैसे ही वो पारित होकर नीचे आता है तब स्कूट के लिए निकलता है तो अधिनियम का रूप ले लेता है। यही एक्ट है। तो उसमें प्रभाषित किया जाता है कि भाई कौन सी पदाधिकारी, क्या उनका शक्तियां होगी, कैसे वो करेंगे, इसी न्यायालय के अंतर्गत। फिर आप समझ लीजिए, राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार अधिकारता का उल्लेख समानता संबंधित भूमि अधिनियमों में वर्णित होते हैं या सरकार के द्वारा निर्धारण किए जाने का विषय होता है। भूमि अधिनियमों में विचारण एवं अपील तथा पुनरीक्षण न्यायालय की अधिकारता में स्पष्ट होती है। आप देखेंगे एक्ट में क्या है, उसका कैसे विचारण किया जाएगा, उसका अपील का क्या होगा, प्रावधान होगा, रिवीजन कहाँ होगा। आप म्यूटेशन एक्ट भी पढ़ाए थे, उसका विचारण कौन करता है? म्यूटेशन में दाखिल खारिज अंचल अधिकारी करते हैं। अपील कहाँ होता है? तो डिस्ट्रिक्ट क्या होता है।
यदि जमानदी रद्दीकरण का कहाँ है भाई, अपर समाहर्ता का होता है सेक्शन 9 में। इसी प्रकार सभी एक्ट में है। बीपीएसटी है, बिहार पुलिस पर्सन होम स्टेट एक्ट है, उसमें भी है कि जो अंचल अधिकारी के दिया जाता है उसकी अपील कहाँ होगी, तो समाहर्ता महोदय के यहाँ होगा। स्पष्ट होती है। उस अधिकारता एवं परिसीमा के बाहर संबंधित राजस्व न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता है। जो एक्ट में क्षेत्राधिकार या अधिकारता या परिसीमा तय कर दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा, वही उससे बाहर वो पदाधिकारी नहीं जाते हैं। जिला समाहर्ता का न्यायालय होता है राजस्व न्यायालय, अपर समाहर्ता का भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा अंचल अधिकारी से संबंधित, और वर्तमान में विशेष सर्वेक्षण में आपका भी राजस्व न्यायालय है, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी का भी न्यायालय है। ये सभी संबंधित राजस्व न्यायालय की अपनी अधिकारता निश्चित कर दी गई है। एक्ट में आपकी शक्तियां दे दी गई है कि आप क्या देखेंगे, कैसे विचारण करेंगे, आगे कैसे प्रकाशन होगा, फिर वो कहाँ आपत्ति करेगा, ये सारी चीजें इसमें दिया हुआ है। अब आइए, तो आप पूछेंगे कि सर सिविल कोर्ट में क्या होता है, क्योंकि वहां भी जमीन से संबंधित मामले जाते हैं। तो आपको ये बता देना चाह रहे हैं कि सिविल वाद और राजस्व वाद में क्या अंतर है। ये अगर जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ राजस्व वाद कैसा होता है और सिविल वाद कैसा होता है। तो सिविल वाद सिविल प्रकृति के मामले एवं सिविल अधिकारों से संबंधित होते हैं। आप समझ लीजिए, सिविल वाद सिविल प्रकृति के मामले एवं सिविल अधिकारों से संबंधित होते हैं, जबकि राजस्ववाद कृषि संबंधी भूमियों या भू राजस्व से संबंधित होते हैं। ठीक है। दूसरा, सिविल वादों का विचारण कहां होता है भाई, सिविल न्यायालय में होता है, और जबकि भू राजस्व से वाद जो भी होता है भूमि से संबंधित एक्ट के तहत, उसकी विचारण कहां होगी, तो राजस्व न्यायालय में। वो चाहे वो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी का हो या अंचल अधिकारी का हो, उप समाहर्ता भूमि सुधार हो, अपर समाहर्ता, समाहर्ता महोदय, आयुक्त महोदय, राजस्व न्यायालय, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी है। इस प्रकार है राजस्व न्यायालय की अधिकारता, जहां लगान से संबंधित वादों का विचारण आदि से संबंधित है। दूसरी ओर सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार सिविल प्रकृति विवादों के निष्पादन किए जाने से संबंधित अधिकारता होती है। आप समझ लीजिए क्या है, टाइटल जिसको डिसाइड करता है वो सिविल वाद ही करता है, वो सीपीसी के तहत। और भी है आपको, साथ ही आप जान लीजिए, अगर जो डांडिक न्यायालय के अंतर्गत आपराधिक मामला का क्षेत्राधिकार होता है, उसी आपराधिक विषयों तथा अपराधियों को दंडित किए जाने से संबंधित होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन जज होते हैं। आप साथ ही आपको भी बता देना चाह रहे हैं कि आप जान लीजिए, क्योंकि आप एक विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी हैं, आपके यहाँ भूमि से संबंधित बात आएगी, आपत्तियां आती है, उसकी निपटारा करेंगे, इसलिए आपको जानकारी रहना चाहिए। सिविल प्रकृति के वादों का विवरण थोड़ी सी जान लीजिए, कौन से सिविल प्रकृति के वाद होते हैं और ये कहाँ मिलेगा, कहाँ उल्लेख है। तो आप लिमिटेशन एक्ट 1963 का नाम सुने होंगे, एक है पतली सी है एक्ट है, जिसको हिंदी में कहते हैं परिसीमा अधिनियम 1963, जिसकी उसमें सूची है। उसमें सिविल प्रकृति के कौन कौन से वाद होंगे आप ये जान लीजिए, आपकी जानकारी में होनी चाहिए। अधिकार एवं पहला है अधिकार एवं संपत्ति संबंधी विवाद, सिविल प्रकृति के होते हैं। संविदा संबंधी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेखा संबंधी विवाद, घोषणा संबंधी विवाद, डिक्री और लिखत संबंधी वाद, फिर है आपका अस्थावर संपत्ति वाद, न्यास या न्यास संपत्ति संबंधी वाद, व्यापार चिन्ह, सुखाचार वाद, माल बिक्री संबंधी वाद। इस तरह से बहुत सी उसमें रखा गया है जो सिविल प्रकृति के हैं, उसकी विचारण सिविल न्यायालय में किया जाता
है। साथ ही अब जब इतनी जानकारी हो गई राजस्व न्यायालय के बारे में, तो आप एक्ट में भी आपको मिलेगा कि भाई आप जो कार्यवाही आपकी है क्या संक्षिप्त कार्यवाही है। तो आप इसी के संबंध में भी थोड़ी सी आपको बता देना चाह रहे हैं कि संक्षिप्त कार्यवाही और उसका संक्षिप्त विचारण राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया के अंतर्गत कैसे किया जाता है, इस संदर्भ में भी थोड़ी सी आप जान लें। एक मिनट जैसा देखिए, संक्षिप्त कार्यवाही करना है आपके एक्ट में प्रावधान है, क्योंकि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 या नियमावली 2012 में दी हुई है कि जो आपत्तियां बाद आती है उसकी संक्षिप्त कार्यवाही कर उन आपत्तियां दावों को निपटारा करना है। अब आइए, संक्षिप्त कार्यवाही संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कार्यवाही है। एकदम आप ध्यान से सुनिए, संक्षिप्त कार्यवाही संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कार्यवाही है। इसके अंतर्गत बाद की विचारण की प्रक्रिया में सूक्ष्म कानूनी क्लिष्टताओं, जो क्लिष्ट होता है ना, है गवाही प्रशिक्षण संबंधी गहन प्रक्रिया के स्थान पर सामान्यतः उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों का परीक्षण कर हम बाद का निष्पादन शॉर्ट पीरियड में, अल्प पीरियड में हम इसका करते हैं। संक्षिप्त कार्यवाही में हम क्या करते हैं भाई, राजस्व न्यायालय में जो साक्ष्य है, जैसे यदि मान लीजिए विक्रय पत्र है, बंटवारा है, पंचनामा है, दान है, रहती क्रय भूमि है या रकबा से संबंधित विवाद है, उसके जो साक्ष्य देता है इंस्ट्रूमेंट, उस साक्ष्य और उसके बाद नियम ऑफ इंस्पेक्शन बनाते हैं, गवाही लेते हैं दखल से संबंधित, इस तरह का जो भी आता है उसको अभिलेखबद्ध कर हम विचारण कर हम 60 दिन हमारा क्या है एक्ट में है, एएसओ को सुनना है, 60 दिनों में संक्षिप्त कार्यवाही कर अपनी आपत्तियों को निपटारा करना है, कानूनों को 30 दिनों के अंदर में करना है। तो एक समय सीमा निर्धारित है, इसी ही आधार पर हम संक्षिप्त कार्यवाही कर संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया हम करते हैं। यही महत्वपूर्ण कार्यवाही का पार्ट हुआ जो है, समझ गए। संक्षिप्त कार्यवाही कहां है दिया हुआ, ये भी आप जान लें। संक्षिप्त कार्यवाही की चर्चा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की आदेश 37 में यह प्रावधान दिया हुआ है कि संक्षिप्त कार्यवाही कैसे करेंगे, यही लिखा हुआ है वहां कि आप इसकी प्रक्रिया बताया हुआ है, किस प्रकार कम समय में आप साक्ष्य और गवाहों के प्रशिक्षण कर आप संक्षिप्त कार्यवाही करेंगे। ये सीपीसी 1908 के आदेश 37 में यह प्रावधान वर्णित है। आदेश 37 के नियम 1, 2, 3, 4 उसमें है दिया हुआ, आप उसको जब पूरी तरह से अध्ययन करेंगे तो उसे मिलेगा। अवलोकन से स्पष्ट होता है संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया अत्यंत सरल एवं संक्षिप्त होती है, जिसमें क्या देखना होता है, साक्ष्य का सारांश और दूसरा निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त कथन, बस 2 देखना होता है। समझ लीजिए ये प्रक्रिया है, साक्ष्य का सारांश एवं निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त कथन किया जाता है। इसी के अंतर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त अधिनियम 2011 की धारा 22 का में प्रावधान दिया हुआ है कार्यवाहियों का संक्षिप्त निपटारा। इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियां इसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संक्षिप्त कार्यवाही कर निपटारा किया जाता है। और साथ ही आप बीटी एक्ट भी आप पढ़े होंगे, बीटी एक्ट में भी दिया हुआ है बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की नियम 63 लास्ट में है। जब आप बीटी एक्ट देखेंगे तो लास्ट में जो है, शुरू में एक्ट है और लास्ट में जो है ना उसका रूल्स दिया हुआ है। इसमें 63 में भी ये प्रावधान है बीटी एक्ट के मुताबिक राजस्व न्यायालयों के लिए कैसे करेंगे। इसमें क्या है, नियम 63 क्या कहता है भाई, आपत्तियों की सूचना उन सभी व्यक्तियों को तामील की जाएगी जिनके हित में वो प्रभावित होंगे। कोई अगर आपत्ति आती है तो उसे सूचना निर्गत करना आपका कर्तव्य है, समझ लीजिए। जब किसी प्रविष्टि की शुद्धता के संबंध में या किसी लोभ के औचित्य के बारे में इस नियम के अधीन अभिलेख का प्रारूप प्रकाशन करते हैं तो आपत्ति आती है, तो सभी पक्षकारों को सूचना निर्गत कर उनसे साक्ष्य प्राप्त कर गवाही के पश्चात
आप उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं एक शॉर्ट पीरियड में, जो समय निर्धारित है एक्ट के मुताबिक, और इस प्रकार उस सबूतों के आधार पर उन आपत्तियों का आप निपटारा करते हैं। ये आपका बिहार काश्तकारी अधिनियम के अधीन नियमावली के नियम 63 में भी ये आपका दिया हुआ है। अब आइए तकनीकी मार्गदर्शिका आपको भी मटेरियल के रूप में दिया हुआ है। उसमें आपका पूरा दिया एक चैप्टर ही है, जिस पर हम आपको बारी बारी से बता देते हैं कि खानापुरी अधिकार अभिलेख का प्रारूप प्रकाशन और जो आपत्तियां हैं उसकी सुनवाई या निष्पादन आप कैसे करेंगे, इसमें लिखी हुई है। आप अर्धन्यायिक प्रक्रिया का प्रारंभ करते हैं। जब कोई आपत्ति आती है, आपका खानापुरी पर्चा आप वितरण करते हैं, एलपीएम वितरण करते हैं, रैयतों के द्वारा आपत्ति आती है, उन आपत्तियों का निष्पादन कैसे करते हैं, कानून को अर्धन्यायिक प्रक्रिया के तहत करते हैं, और या सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा भी जो आपत्ति आती है 14 में, उन सभी की सुनवाई की कार्यवाही का जब प्रारंभ करते हैं तो सभी पक्षों को आप सूचना देते हैं, और सूचना देते हैं, और सभी पक्ष अपना दाखिल भूस्वामित्व से संबंधित दस्तावेज कागजात जो भी हो वो दाखिल करते हैं उस तिथि पर जो आपके द्वारा तिथि निर्धारित किया जाता है। अगर आप आवश्यक समझते हैं तो स्थानीय जांच भी करते हैं, और जांच कर अर्धन्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए रैयती भूमि से संबंधित सभी दावों आपत्तियों का निष्पादन कानूनगो या सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। प्रपत्र 8 में अगर आपत्ति आती है लोक भूमि से संबंधित, तो उसका निष्पादन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। तो ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया होता है। साथ ही अर्धन्यायिक प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न आपका माननीय उच्चतम न्यायालय में भी से भी आदेश है कि अर्धन्यायिक निकाय के लिए न्यायिक ढंग से कार्य करना बाध्यकारी है। इस तरह का जजमेंट भी है आपका सुप्रीम कोर्ट का 1956 का है, पेज 153 पर है कि जो भी अर्धन्यायिक काम करते हैं, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस करते हैं, वो जुडिशियल तरीके से करना है, क्योंकि अभिलेख खोलकर सभी को सूचना देकर उस तिथि निर्धारित कर आप उनसे साक्ष्य लेकर गवाही लेकर उनके क्या स्थल का जांच कर इस तरह के न्यायिक प्रक्रिया करते हुए आप उसका निष्पादन करना ये आपका दायित्व है। ये इस प्रकार का आपका है। साथ ही एक चीज और बता देना चाह रहे हैं कि स्वामित्व का भी ये देखते हैं, आप देखे होंगे एक्ट में भी है कि आप स्वामित्व के आधार पर जो है आप याददाश्त पंजी पारित करते हैं, खाता खोलने का कार्रवाई करते हैं, और साथ साथ दखल भी देखते हैं। तो स्वामित्व है क्या, ये आप जान लीजिए। स्वामित्व शब्द का अर्थ होता है कि वस्तु या संपत्ति पर प्राप्त अधिकार से होता है। जो वस्तु या संपत्ति है उस पर जिसका अधिकार है वो स्वामित्व वही होता है। और तथा यह कब्जे से बिल्कुल अलग होता है। कब्जे अलग है और उसका अधिकार अलग है। अगर कोई संपत्ति है तो आप क्या कहते हैं, ये विक्रय पत्र के माध्यम से संपत्ति मेरा है, ये अधिकार आप दे रहे हैं। दान पत्र के माध्यम से आप शो करते हैं। अगर पंचनामा बंटवारा है तो उसके आधार पर कहते हैं कि मेरे हिस्से की जमीन है, तो ये स्वामित्व तो आप बताते हैं। तो स्वामित्व और कब्जा अलग अलग होता है। स्वामित्व के अंतर्गत व्यक्ति तथा उसके अधिकार के मध्य होने वाले संबंध होते हैं। कब्जा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति से उसको अलग करके स्वयं भौतिक संबंध रखे। स्वामित्व से अलग करके क्या है कि जो तबाद स्वयं करता है, सीधे भौतिक संबंध रखता है, तो वो कब्जा है। और स्वामित्व और कब्जा दोनों जो है न्यायिक प्रक्रिया के तहत अलग अलग है। समझ लीजिए, आपने पूर्व के क्लास में आप लोगों ने बोला कि सर हमारे पास कागज है मगर हमारा कब्जा नहीं है। तो दोनों अलग अलग है, स्वामित्व अलग है और कब्जा अलग है। तो इस प्रकार दोनों अलग अलग है। और कब्जा का स्थान स्वामित्व के बाद आता है। जब स्वामित्व रहेगा तब कब्जा से होगा, ये भी आप जान लीजिए। कब्जा का स्थान क्या आता है, स्वामित्व के बाद। यदि
आप जब जमीन किसी से खरीदते हैं तो पहले आप सेल लेते हैं, परचेज करते हैं, तो आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के तहत आप वो आपकी वो संपत्ति विक्रेता से क्रेता में आप में सन्निहित हो जाता है और तत्पश्चात आपको कब्जा प्राप्त कराया जाता है। ये इस प्रकार वो होता है, इसलिए पहले स्वामित्व मिलता है तब कब्जा मिलता है। ये आप सब क्लियर हो गया? साथ ही अब आइए जो एक कार्यवाही करते हैं, इस कार्यवाही के अंतर्गत विचारण की कार्यवाही में कानून की सूक्ष्म प्रक्रियाओं का अनुपालन, गवाहों की विस्तृत उपस्थिति, प्रशिक्षण और प्रतिपरीक्षण, एग्जामिन अक्रॉस एग्जामिन आदि प्रक्रियाओं का विस्तृत कार्रवाई सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में विहित निर्देशों के अनुकूल नहीं है। हम जो राजस्व न्यायालय में करते हैं वो नहीं करते हैं, जो पूर्व में भी बताया। हाजिर करने, दस्तावेज पेश करने, संबंधित कार्रवाइयों का अवलंबन करना पड़ता है राजस्व न्यायालय में, और नैसर्गिक न्याय की पृष्ठभूमि में आवश्यकता अनुसार संबंध पक्षों को हम सूचना निर्गत करते हैं, सूचना का तामीला कराते हैं, जब पक्षकार उपस्थित होता है और उसके बाद सुनकर हम आवश्यक निर्णय देते हैं। ये आपका अर्धन्यायिक प्रक्रिया का यही तरीका हुआ। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे हम करेंगे, नोटिस की तामीला कैसे करेंगे, इससे संबंध में हम चर्चा करते हैं। अब आप खानापुरी पर्चा वितरण आपके हो जाता है, एलपीएम भी वितरित हो जाती है, संबंधित रहिए तो उसके अवलोकन करते हैं। तो वितरण जब होगी तो उसके निकट संबंधी को होगा, यह व्यक्ति उपस्थित होगी तो उन्हें मिलेगा। यदि वो व्यक्ति अनुपस्थित है या पर्चा लेने से इनकार करता है तो उसके घर के सामने वाले दरवाजा पर हम चिपका देंगे, चस्पा देंगे, और वहां पर जो जनप्रतिनिधि होंगे, पंचायत प्रतिनिधि हैं, चौकीदार हैं, या कोई गांव के बगल का पड़ोसी है, उसे आप जो तामीला वाला जो एक प्रति आपके हाथ में होगा जो आपकी जायका करने के लिए, उसे आप बताएंगे, उस पर भैया हस्ताक्षर बनवा लो 2 व्यक्तियों का, ताकि वो पता चले कि ये खानापुरी पर्चा दे दिया गया। ये खानापुरी पर्चा तभी तामीला कराया जाएगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपका एजेंसी जो IT बॉय है या एजेंसी के माध्यम से होगा, जो आपके शिविर में जो व्यवस्था होगी, तो खानापुरी पर्चा आप वितरण करने जाएगा तो वितरण का भी तरीका मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर गया घर पर, वहां जो उसके प्रतिनिधि है जिसके नाम से है पर्चा वो ले ले, या उसके परिवार का कोई सदस्य है, वयस्क है, वो ले ले, तो उसको दिया जाएगा। यदि नहीं है, दरवाजा बंद है, उसी स्थिति में क्या करेगा, तो वो पर्चा को उसके दीवार में साट देगा, और साटने के बाद में अगर कोई वहां लोकल चौकीदार है या वार्ड मेंबर है या जनप्रतिनिधि जो भी हो या पड़ोसी है, उससे भी आपके जो पास होगा कॉपी, उस पर जो है रिसीविंग बनवा देगा। इस प्रकार ये खानापुरी पर्चा तामीला का तरीका हुआ। और जब खानापुरी पर्चा जब आपत्ति आती है तो आपको बताएंगे कि एक पावती देंगे और उसकी एक पंजी का संधारण करते हैं। तत्पश्चात अब आइए कि जब आपत्ति आ जाएगी तो कार्यवाही का अभिलेख भी संधारण होगा। ये ध्यान देंगे कि जैसे ही आपत्ति आती है तो उसका एक कानूनों के द्वारा एक संबंधित लिपिक जो है एक अभिलेख खोलेंगे कार्यवाही के लिए। तो सभी श्रेणी के राजस्व न्यायालय हैं, चाहे है, वहां राजस्व विषयक बात के संबंध में एक कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है। आगे आपको बताएंगे, जो आपको दिखाए थे ग्राम अभिलेख था ना, बिहार हस्तक के नियम 1961 के नियम 129 के तहत जिस तरह से ग्राम अभिलेख का फॉर्मेट था, उसी तरह से अधिकार कार्यवाही के लिए भी जो है सुनवाई के क्रम में उसी फॉर्मेट में, उसी पत्रक पर सुनवाई की भी प्रक्रिया की जाती है। अब है आप है बिहार हस्तक 1960 के नियम 129, आप बिहार बोर्ड मिसलेनियस है नियमावली 1958 के नियम 127 में आदेश पत्र में कैसे अंकित किया जाएगा, ये आपका दिया हुआ है, जिसके बारे में भी आगे आपको बता रहे हैं। तो आपको शुरू में दिखाए थे कि जो ग्राम अभिलेख का जो आप एक ड्राफ्ट दिखाए थे, जो ग्राम अभिलेख जिस पर तैयार किया गया है बिहार अभिलेख हस्तक 1961 के नियम 129 के तहत उसी तरह से रहेगा, जिस पर आप आपत्ति की सुनवाई की जब करेंगे उस पर ही आप आदेश, आप ऑर्डर शीट लिखना शुरू करेंगे। ठीक है। उसके बाद
साथ ही साथ एक रहेगा कि जो ऑर्डर अभिलेख बनेगा उसके ऊपर में एक मुख पृष्ठ भी लगा रहता है, हेड पेज बोलते हैं, संयुक्त मुख पृष्ठ या पत्रावरण, जिसमें रहता है कि किस किस डेट में केस का सुनवाई कैसे किया गया, कब कब किया गया, वो सारा रहता है। तभी आपका अभिलेख जो है अभिलेखागार में जमा होगा। अब आप आइए जो अभिलेख का संधारण करते हैं शुरू करेंगे, कैसे लिखेंगे आप जो है, आपको देखे होंगे 3 भाग था उसमें लिखा हुआ। बाएं तरफ था आदेश का क्रम संख्या और दिनांक लिखा हुआ था। अगर आपके पास है तो साथ में निकाल के रख लें। शुरू में था ना बिहार अभिलेख हस्तक 1960 के नियम 129 के अनुसार आदेश पत्र ग्राम अभिलेख का आपको दिखाए थे। शुरू में आदेश पत्र, तारीख, दिनांक इतना से इतना तक, जिला, अनुमंडल, संख्या, वर्ष। एक बाएं तरफ था क्रम संख्या, आदेश की तारीख, और फिर बीच में था पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर, और लास्ट में था आदेश के अनुसार की गई टिप्पणी। तो आप इसी पर जो है आप शुरू करते हैं जब सुनवाई का, तो उसमें पहला क्या, आदेश पत्र का प्रथम स्तंभ के आदेश में क्रम संख्या तारीख दर्ज करना निश्चित है। तो पहला दिन कब, 1 नंबर, तारीख 5 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ तो लिखेंगे। साथ ही आदेश पत्र के द्वितीय स्तंभ में जो है लिपिक भी लिख सकते हैं, पदाधिकारी भी स्वयं उसको संधारित करते हैं। अगर लिपिक लिखेंगे तो बाएं तरफ में उसे लिखते हैं लेखापित, लेखापन पूर्वक अंकित अगर रहेगा, और दाहिने तरफ में पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा। अगर पदाधिकारी उसको पढ़ेंगे, अगर कहीं कोई अगर त्रुटि रह गया है तो उसको शुद्ध करेंगे, और तब बाएं तरफ भी दस्तखत करेंगे और दाहिने तरफ भी करेंगे। यदि पदाधिकारी स्वयं लिखेंगे तो बाएं तरफ लेखापित एवं संशोधित लिखने की आवश्यकता नहीं होती है पदाधिकारी को, उस सीधे दाहिने तरफ ही उसी जो स्तंभ 2 में है उसे सीधे अपना आदेश नीचे लिखेंगे, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, और हस्ताक्षर कर देंगे। ये आप समझ लीजिए, ये इसी तरह से ये संधारित होती है। ये आपका कहाँ दिया हुआ है आदेश पत्रक लिखने के लिए, तो बिहार बोर्ड मिसलेनियस 1958, आप ये जान लीजिए, नोट कर लीजिए, बिहार बोर्ड मिसलेनियस 1958 के नियम 127 में आदेश फलक कैसे संधारण होगा ये उसमें उल्लेखित है। बोर्ड मिसलेनियस पूरी उसमें है, कैसे समाहरणालय का कहाँ कितना कार्यालय रहेगा, समाहरणालय के अंतर्गत में सारी उसमें लिपिक का क्या कर्तव्य होगा, भृत्य का क्या कर्तव्य होगा, उप संहारता का क्या कर्तव्य होगा, उसी से संबंधित है। अवकाश कौन कौन सा अवकाश में देंगे, कार्यालय का निरीक्षण का क्या प्रक्रिया होगा, साल में कितने बार संहारता को करना है, अनुमंडल पदाधिकारी को करना है, ये सब बोर्ड मिसलेनियस में लिखा हुआ है। और बहुत कुछ है उसमें, एक संक्षिप्त रूप में आपको बता दिए। ये बिहार बोर्ड मिसलेनियस रूल्स 1958 के नियम 127 में आदेश फलक संधारण की प्रक्रिया दी हुई है। साथ ही सिविल कोर्ट रूल्स ऑफ द कोर्ट ऑफ जुडिकेशन में भी है। चलिए, मुझे राजस्व न्यायालय से संबंधित है, इसी से संबंधित इतना हम जाने। अब आइए, जब खानापुरी पर्चा वितरित हो जाएगा और सुनवाई होती है, सुनवाई और निपटारा के लिए संबंधित कानून जो है सभी पक्षकारों को प्रपत्र 11 में सूचना निर्गत कर देते हैं। तो जब सूचना निर्गत करने जो करते हैं तो प्रपत्र 11 में समय निर्धारित होता है, तिथि और समय दोनों निर्धारित अवश्य करेंगे। आप जब ध्यान देंगे, अपने कानूनों को बताएंगे, तो वो सूचना जो निर्गत करेंगे प्रपत्र 11 में, दिनांक, समय और स्थान ये जरूरी है देना। कानून जो आपत्ति आएगी और उसका निष्पादन करेंगे, ऐसा नहीं है कि शिविर में करें। यदि वो चाहें संबंधित राजस्व ग्राम में चले जाएं, जिस राजस्व ग्राम में जिस दिन वो शिविर लगाकर आपत्ति की सुनवाई की निष्पादन करेंगे, वो राजस्व ग्राम में दिनांक दे देंगे कि 20 मई 2020, समय 11 बजे, स्थान मोहनपुर के उच्च विद्यालय के प्रांगण में, इतना दे देंगे। वो रैयत उस दिन वहां ही उपस्थित होगा। आप उससे क्या फायदा होगा कि शिविर, मान लीजिए एक शिविर में 20 गांव है, वो शिविर उस गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, रैयत को आएगा। आपके कानून महोदय को भी गांव से करेंगे तो वहां सारे रैयत उपस्थित होंगे, तो उसको निष्पादन करने में भी सुविधा होगी। साथ ही एक टिप्स बता देते हैं, यदि मान लीजिए आपत्ति रमेश कुमार सिंह के द्वारा दिया गया, वहां रैयत उपस्थित हैं, भिन्न भिन्न रैयत उपस्थित हैं, सारी
सूचना निर्गत कर चुके हैं, सारी साक्ष्य आ गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ ठीक लगा, उसका निष्पादन कर रहे हैं, तो अन्य जो रैयत है 4, उनका भी उस आदेश फलक पर दस्तखत करवा लें, ताकि वो गवाह हो जाएगा कि इनके समक्ष इस आपत्तियों का निपटारा किए। ये आपकी अनुभव की बात मैं बता रहा हूं। इस प्रकार आपत्तियों को निपटारा करने में कहीं भी आपके द्वारा गलती होने की संभावना कम होगी और निष्पक्ष रूप से स्थल पर ही उसका आप डिस्पोजल कर देंगे, क्योंकि हम लोग भी अपने काम करने की प्रक्रिया में इस प्रक्रिया को अपनाए हैं, तो हमें सही सभी आपत्तियों का ससमय निष्पादित हो गया और समय भी कम लगेगा, क्योंकि अगला तिथि देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कानूनों के द्वारा जो आपत्ति की निष्पादन किया जाएगा 30 दिन है। तो कितना आप दीजिएगा? पहला अगर डेट देते हैं तो 10 दिन का देंगे, 14 दिन का देंगे, और उसके बाद फिर समय कम बच जाता है मेरे पास। तो उसी स्थिति में 14 दिन का डेट दे दिए और तामिला अगर हो गया सुनवाई जो तरीका है, उसके पश्चात हम उस गांव में जाकर ही हम उसका निष्पादन आसानी से कानून को कर देंगे। यदि आप गांव से जुड़े रहेंगे तो आपको सारी चीजें जानकारी होती रहेगी, किसके बीच विवाद है, कौन सी जमीन सरकारी है, किसके दखल कब्जा में है, ये सारी जानकारी मिलेगी और सभी रैयतों के बीच में करेंगे तो आप आपत्तियों की सुनवाई करेंगे। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है जो आपको टिप्स के रूप में आपको दे रहे हैं, ये आप जान लीजिए। चलिए, जो भी सूचना आप निर्गत करेंगे कानून को आपके 11 में, वो 2 प्रति में बनेगा, समझ लीजिए। और वो सूचना किस प्रकार तामिला किया जाएगा इस पर चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं कि तामिला का प्रकार क्या होगा, कैसे तामिला कराएंगे आप। सूचना तामिला, संबंधित रैयत और उसके निकट संबंधियों को तामिला किया जाना है। जिस रैयत के नाम से रहे पहले प्राथमिकता रहेगा वो रैयत ने, अगर वो नहीं है तो उनके निकट संबंधी, उनके पत्नी हो, यदि उसका पुत्र है तो पुत्र को आपको बोले कि वो तामिला करेगा। यदि मान लीजिए कि रैयत पर्चा या नोटिस प्राप्त करने से इनकार करता है तो क्या करेंगे भाई? आप ही जान लें उसका क्या तरीका होगा। उसके घर के सामने वाले दरवाजा या दीवार पर उसको चिपका देगा और उस जो दूसरी प्रति उसके पास है उस पर जहां तक संभव हो, अगर जनप्रतिनिधि उपलब्ध हो, वार्ड मेंबर उपलब्ध हो, उस गांव का चौकीदार हो या स्थानीय कोई निवासी उसका पड़ोसी हो, अपने दूसरे प्रति जो उसके पास में है उस पर हस्ताक्षर बनवा लेगा, दिनांक समय दे देगा कि उनके समक्ष वह चिपकाया गया। एक तरीका ये हो गया तामिला का, ये आप जान लीजिए। दूसरा हुआ, यदि दावाकर्ता या आक्षेपकर्ता अगर नहीं है, उसके जो प्रतिनिधि हैं कोई लीगल विधि परामर्शी होते हैं ना, कि भाई वकील के माध्यम से आपत्ति दिया, उन्हें भी अगर वो वकालतनामा लगाकर आपत्ति देता है उन्हें भी आप रिसीव करा सकते हैं। साथ ही दावा और आक्षेपकर्ता का अगर वयस्क पुत्र पुत्री है, अविवाहित है, पत्नी है, उसे भी आप दे सकते हैं। यदि नहीं कोई मिले, सूचना नोटिस लेने से इनकार किए जाने पर, तो आपको बताया कि जो आपत्ति करता है उसके सदृश जो भाग है दरवाजा या दीवार, उस पर साट कर बगल पड़ोसी से भी हस्ताक्षर करा ले, चौकीदार से करा ले, वो तामिला माना जाएगा। और उसकी जो तामिला आएगी, जो अभिलेख संधारण किया जाएगा, उसके साथ लगा दिया जाएगा कि भाई उसे वही साक्ष्य होगा कि आपको ये सूचना निर्गत किया गया, जो आपको तामिला किया गया। जो आदेश पत्रक बनेगा, फलक बनेगा, बिहार मैनुअल रिकॉर्ड मैनुअल का 1961 के नियम 129 के तहत या बोर्ड मिसलेनियस के 127 के तहत जो आदेश फलक आप जो तैयार करेंगे, लिखेंगे कानून को, या आपके द्वारा भी अगर लिखा जाएगा प्रपत्र 14 में, तो उसके नीचे वो नोटिस जो तामिला होकर आएगा उसको लगा देना है। नोटिस इधर उधर नहीं करना, इन्हीं की नोटिस अपना जो प्यून गया या आईटी बॉय गया वो अपने ही पास से रख लिया और उसके रिकॉर्ड में नहीं लगाया, तो कब वो कार्रवाई हो जाएगी? जब कोई अगर सीनियर पदाधिकारी अगर उस समीक्षा करेंगे आपके अभिलेख का, वो तामिला प्रति नहीं पाएंगे, तो इससे ये पता चलता है कि आपके द्वारा
जो कार्य आप पर को दायित्व दिया गया, सौंपा गया, उसकी निर्वहन नहीं किए, सही तरीके से नहीं किए गए। राजस्व न्यायालय में यही कहता है। ठीक है। साथ ही यदि मान लीजिए कि आपका तो 30 दिन में कानूनों का समय कम है, ये भी होता है, आवश्यक होता है तो दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी नोटिस किया जाता है। तो यहाँ हमारा सर्वे एक्ट में 30 दिन और 60 दिन है, तो समाचार पत्र में के माध्यम से निकलते निकलते विलंब भी हो सकता है। तो प्रयास रहे कि प्रथम जो पूर्व में जो बताया प्रक्रिया, उसके तहत तामीला आप करवा दें। क्लियर हो गया। अब आइए, सूचना जब हो जाती है और कार्रवाई जब प्रारंभ करते हैं, जब रैयत उपस्थित हो जाते हैं, पक्षकार उपस्थित हो जाता है, तो उसी स्थिति में कानून और सहायक बंदोबस्त प्राधिकार सुनवाई की जाएगी। इस दौरान दावा करने वाले, आक्षेप करने वाले का पक्ष सुना जाता है, आपके द्वारा वो सुना जाएगा। और उसे उस आदेश पर आप लिखेंगे कि 2 पक्ष हो जाएगा। प्रथम पक्ष जिनका जमीन है वो अगर जो बोला तो उसको आप अभिलेखबद्ध कर देंगे। अगर प्रतिवादी हो गया कोई उसमें, दूसरा पक्ष वो जो बोला उसकी बातों को भी लिखेंगे, आप ये ध्यान देंगे। और सभी उनके द्वारा जो दावा है, जिस आधार पर वो दावा देते हैं, कोई कागजात देते हैं, उस कागजातों को भी आप देखेंगे और उसके साथ नीचे में अभिलेख के साथ आप लगा देंगे। और यदि आपको आवश्यक होता है कि भाई इसकी जांच अपने अमीन से, कानून से कराना है, तो आप उसे अभिलेख में लिख देंगे कि भाई अमीन कानून के माध्यम से जांच प्रतिवेदन दें। तो आपका अमीन जाएंगे, वो अपना जांच करेंगे और साथ ही आपके कानून को भी जांच कर या कानून को स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं जांच करेंगे, अमीन से वो लेंगे जांच प्रतिवेदन। अगर प्रपत्र 8 में आपत्ति आ रही है तो अमीन देगा जांच प्रतिवेदन। अगर 14 में है तो ये आप अमीन कानूनों के माध्यम से जांच प्रतिवेदन देंगे। यदि आवश्यकता होती है कानूनों को भी या आपको विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को, तो भाई मेमो ऑफ इंस्पेक्शन, स्थानीय जांच कैसे करेंगे, तो मेमो ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी तैयार किया जाता है। उसके लिए जब आप स्थानीय जांच के लिए आप जब जाएंगे तो कानूनगो या आप मीन्स विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एक समय का निर्धारण करेंगे अभिलेख में कि आप कब उस स्थल पर जाना चाह रहे हैं, उस समय निर्धारित करेंगे, उसकी सूचना निर्गत करेंगे, सभी संबंधित पक्षों को देंगे। साथ ही उस गांव के जो रैयत हैं उनको भी देंगे, उनको भी हस्तगत कराएंगे कि भाई आज 20 तारीख को कानगो अमीन के साथ आएंगे, इस प्लॉट पर जांच करेंगे। ये मोहन सिंह वर्सेस सोहन सिंह का ये विवाद है, इसके संबंध में जांच करने आएंगे और उस जांच के दिन वो सभी लोग उपस्थित होंगे। ये आप पूर्व में ही सूचना आप निर्गत कर ही जांच करने जाएंगे। कानगो भी जाएंगे और विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जाएंगे और मेमो ऑफ इंस्पेक्शन तैयार करेंगे। उस तिथि को क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, जब जाएंगे वहां पहुंच गए आप तो आपको क्या करना है ये आप जान ले। मेमो ऑफ इंस्पेक्शन कैसे तैयार करेंगे, निर्धारित तिथि को निर्धारित स्थान पर जांच पदाधिकारी माने कानूनगो या विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी संबंध पक्षों को सुनेगा। दोनों पक्ष से वहां आप सुनेंगे। एक सादा कागज ले लीजिएगा, 2 ताव वाली जो कागज, और पहले दोनों पक्ष की उपस्थिति उस पर बनवा लीजिएगा, दिनांक इतना को लिखते हुए मेमो ऊपर लिख दीजिएगा हेडिंग में मेमो ऑफ इंस्पेक्शन। उसको हिंदी में कहते हैं ज्ञापवाद। मेमो ऑफ इंस्पेक्शन को हिंदी में कहते हैं ज्ञापवाद। लिख लीजिए, ज्ञाप ज्ञानी वाला ज्ञापवाद लिख लीजिए, उसको हिंदी में कहते हैं। निर्धारित तिथि को निर्धारित स्थान पर जांच पदाधिकारी संबंध पक्षों को सुनेगा, तो ज्ञापवाद लिखकर वो अंडरलाइन कर दीजिएगा। जो लोग उपस्थित हुए उनका नाम लिख दीजिए, उनका हस्ताक्षर बनवा लीजिए। जो लोग वो बोला, जो व्यक्ति जो बोला उसको वहां लिख दीजिए, दूसरा पक्ष जो बोला उसको लिख दीजिए। उन कागजातों को देखकर उनके दावों के संबंध में आवश्यक बातें नोट कर लेंगे। जो उनके द्वारा उस जो बात कह रहे हैं उसके पक्ष में जो साक्ष्य देते हैं, उस साक्ष्य को भी इसमें उस पेज पर आप लिख लीजिएगा। और कब्जे के संबंध में सच्चाई जानने के लिए उस गांव के जो रैयत आप इकट्ठा करके रखे हैं, सभी रैयतों का नाम लिखिएगा, उनका बयान ले लीजिएगा कि इस प्लॉट पर किनका दखल है,
वो बता देगा रैयत। अगर आपको उन लोगों के सामने नहीं बताए तो बगल में हटकर आप पूछ लीजिए, प्रयास कीजिए कि सार्वजनिक रूप से आप पूछिए। इस तरह से आपको आसपास के रैयतों से पूछकर तथ्यों का पता लगाया जाएगा। जांच अधिकारी दोनों पक्ष को सुनकर उनके गवाहों को बयानों के सारांश और कागजातों को आवश्यक तथ्यों के साथ नोट करेंगे और उस पृष्ठ पर सबका हस्ताक्षर हो जाएगा। यही मेमो ऑफ इंस्पेक्शन बन गया। आप बात तैयार कर लिए और जो आपके न्यायालय में, राजस्व न्यायालय में जो आपत्ति सुनवाई पर जो कार्यवाही चल रही है उसके साथ ये भी नीचे में संलग्न हो जाएगा। ये अभिलेख का पाठ हो जाएगा। ये सुनवाई का प्रक्रिया ये हुआ। अब आइए, जब आप सुनवाई करते हैं उस क्रम में भी बहुत सी पेपर दिया जाएगा। ओरिजिनल पेपर लेकर आएगा, लोग उपस्थित होंगे, साथ साथ उसको आप बोलेंगे छाया प्रति करा ले आओ, तो छाया प्रति पर भी और उसके ओरिजिनल पर भी आपको पृष्ठांकित करना होगा। ऐसा तो नहीं ना कि एक ही पेपर 2 बार दिखा दिया और आपको जो जमा किया फिर अगले भी कहीं है तो उसमें भी दिखा दिया। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके पीछे पीठ पर बाद संख्या और शीर्षक लिख देंगे। आपत्ति संख्या जो आपके प्रपत्र 10 पंजी 10 में जो आपत्ति संख्या है उसी हिसाब से जो है वो आपत्तियों का आप अभिलेख में भी ऊपर में लिखते हैं आदेश फलक पर 1 2 3 4। उसी हिसाब से क्रमवार आप सुनवाई प्रारंभ करते हैं। 14 में भी आपत्ति आएगी जिसे भी आप संधारित करते हैं पंजी में, तो उसी हिसाब से वो क्रम संख्या अंकित करेंगे। उसके डीड पर भी पीछे में अंकित कर देंगे और जो छाया प्रति देगा उसके पीछे भी कर देंगे। दस्तावेज जो पेश करने वाला व्यक्ति है उसका नाम लिख देंगे और ग्रहण के और जो आपके द्वारा उसके बाद हस्ताक्षर कर दिया जाएगा। कर एक प्रति आप अभिलेख के साथ नीचे में लगा देंगे। समझ गए? उसको लगा दिए, वो भी अभिलेख का पाठ हो गया। इस प्रकार ये होगा ताकि आपको जब निर्णय करने चलेंगे तो ये सब सहयोग करेगा। तो ये भी कहाँ है भाई, सीपीसी 1908 के आदेश 13 नियम 4 में साक्ष्य कैसे लिया जाता है, गृहीत दस्तावेजों को कैसे पृष्ठांकन किया जाएगा वहां वर्णित है। आदेश के नियम 13 नियम 4 आप लोग ये सब बुक्स खरीद लेंगे। सीपीसी 1908 की जरूरत पड़ेगी। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, बीटी एक्ट, बीएलआर एक्ट, बिहार प्रिविलेज पर्सन होम स्टेट एक्ट, सीलिंग, ये सब देखिए। रेवेन्यू में आप जब आएंगे और सर्वेक्षण में काम करना है, चकबंदी में भी आपको काम करना होगा, जितनी अधिक से अधिक जानकारी एक्ट का रूल्स की होगी तब आपत्तियों की सुनवाई और कार्य करने में आपको बहुत सुविधा होगी। समझ लीजिए, इसलिए सारी एक्ट और रूल्स की जानकारी होनी चाहिए आपको। खासकर आप सभी को, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त वाले को अवश्य रूप से, क्योंकि आप शिविर का संचालन करते हैं, अपनी कानूनों को आप बता सकेंगे। और उसी में भी आपका सीपीसी के भी आदेश 13 और 9 में भी आपको लौटाने का भी ये है। अब इस प्रकार साथ ही आप देखेंगे कि अपने एक्ट में जो एक्ट है, स्पेशल सर्वे एक्ट के दावा आक्षेपों का निपटारा नियम 10 उपनियम 2-3 में प्रावधान किया है भाई कि संबंधित कानूनों द्वारा संबंधित पक्षकारों को सुनवाई और साक्ष्य यदि कोई प्रस्तुत करने का एक अवसर जरूर दिया जाएगा। जो आपका 30 दिन का समय है, 14 दिन का आप सूचना दिए। अगर वो कह रहा है कि एक अवसर दीजिए, तो एक अवसर जरूर दीजिएगा 7 दिनों का, अपने कानूनों को बता दीजिएगा। 14 और 7 21 दिन हो गया, उसके बाद उस दिन डिस्पोजल कर लेना है। यदि उस दिन भी कह रहा है कि नहीं हम आज नहीं देंगे, एक अवसर और दीजिए, इसलिए वो टिप्स बताए कोई स्थिति में वो तिथि का निर्धारण उस दिन का जो तिथि होगी अभिलेख आपत्तियों को निष्पादन करने का, उस संबंधित राजस्व ग्राम में रखते हैं तो आपका निष्पादन आसानी से हो जाएगा। ये नहीं ना कहेगा उसी गांव का रैयत है तो अधिक से अधिक उस गांव का रहेगा, तुरंत घर से जाएगा, अपना कागज ले आएगा, दे देगा, दिखा देगा। आपको मेमो ऑफ इंस्पेक्शन बनाना होगा, उसी गांव में मौजूद है, आप मेमो ऑफ इंस्पेक्शन भी आप का समय निर्धारित कर सकते हैं और बना लेंगे।
उसी समय निर्धारित कर कर आप देख भी लेंगे, तुरंत रख देंगे, 2 दिन के बाद हम देख लेते हैं जी, 2 दिन के बाद उपस्थित हो जाओ, आप डिस्पोजल कर सकते हैं। इसलिए आपको टिप्स बताया, क्योंकि 30 दिन का ही समय है और समय मांगेगा ही, तो पहला तो 14 दिन और 7 दिन 21 दिन, और उसके बाद आप डिस्पोजल कर दीजिए। इसलिए अपने अमीन कानगो साहब को बताइएगा इस तरह, क्योंकि उसी में जो लोक भूमि से संबंधित होगा वो आपके द्वारा निपटारा किया जाएगा। उस निपटारे के लिए भी आपका भी समय 30 दिन ही है, उसी 30 दिन में करना है। तो आप एक बार बंडल बनाए, एक बार सूचना निर्गत कर दिए 14 दिन का, उस गांव में समय दिया, घूम घाम के अपना उसी दिन डिस्पोजल कर दीजिए। बहुत हुआ तो अगले सप्ताह रखिए, अपना डिस्पोजल कर दीजिए। इससे कार्य करने में आसान होगी आपको, ये समझ लीजिए। अब आइए कि जो आदेश फलक आप तैयार करेंगे और सभी आपत्तियां आया, सूचना निर्गत कर दी गई, सभी से साक्ष्य ले लिए, सुनवाई कर लिए, मेमो ऑफ इंस्पेक्शन बना लिए, वो प्रक्रिया हो गई, तो अब आप निर्णय दीजिएगा ना। कैसे निर्णय दीजिएगा, कैसे लिखिएगा अभिलेख का अंतिम आप फलाफल क्या होगा, तो उसमें निर्णय करने समय क्या क्या तथ्य पर आपको ध्यान देना है, इसके बारे में भी आप गौर से सुनिए। इसके बारे में हम बता देना चाह रहे हैं क्या क्या करना चाहिए आपको। गत सर्वे की प्रविष्टि का उल्लेख, जो आप जिस आपत्ति की सुनवाई कर रहे हैं, पुराने सर्वे में उसकी क्या स्थिति थी, उसका उल्लेख आप कर दीजिए उस अभिलेख में, उस कार्यवाही में, फाइंडिंग में, लास्ट पारा जो आपके द्वारा जो लिखा जाएगा या कानगो महोदय के द्वारा लिखा जाएगा, गत सर्वे में उस प्लॉट के बारे में क्या प्रविष्टि थी, उसे संबंधित पक्षों का संक्षिप्त दावा, उस प्रविष्टि के आधार पर जो पक्ष है, जो आपत्ति करता है या दावा करता है, उसका क्या दावा करता है, उसको पहला लाइन में वो आप लिख दीजिए, पहला पारा वो लिख दीजिए, 2-3 लाइन में, 4 लाइन में। प्रस्तुत किए गए जो वो मौखिक रूप से या लिखित रूप से जो प्रमाण देता है, वहां आप लिख दीजिए। और उसके बाद गवाहों का नाम लिख दीजिए, जो उस दिन उपस्थित है गांव में, जो लोग हस्ताक्षर बनाए, उनके समक्ष आप फैसला सुना रहे हैं या उस कार्यवाही को समाप्त कर रहे हैं, आप आपत्ति का निपटारा कर रहे हैं। 2-3-4 गवाह जो उसके पक्ष में जो बोला, उसका भी नाम आप लिख रहे हैं, वहां भी आपने ऑर्डर शीट में आप लिख दीजिए, नाम पता उसका भी लिख दीजिए। फिर किसी पक्ष के द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों का उल्लेख, मौखिक प्रमाण का स्वीकृत या स्वीकृत करने एवं किसी निर्णय पर पहुंचने का आधार भी स्पष्ट रूप से अंकन होना चाहिए। कहता है कि आप उसके बाद आप अपना आधार दीजिए कि भाई किस आधार से आप निर्णय लेने जा रहे हैं, और जब आप निर्णय ले लिए, आदेश कर रहे हैं कि भाई इनका ये त्रुटि पाया गया था, मान लीजिए कि रकबा से संबंधित है, आप सूचना निर्गत किए, तो आप निर्णय में पहुंचेंगे ना कि अमीन की जांच प्रतिवेदन कानूनगो के माध्यम से प्राप्त हुआ, या कानूनगो स्वयं, अगर आपत्ति आई है 8 में, तो अमीन के द्वारा जांच कराया गया, स्थल का भी मेरे द्वारा स्वयं जांच किया गया, मेमो इंस्पेक्शन संलग्न है, इस प्रकार हम निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि, और इसके बाद जो आदेश देने हैं, अंतिम आदेश वो स्पष्ट रूप से आप अंकित करेंगे कि खाता खोला जाना है, उन सभी का नाम जिसके नाम से खाता खोला जाएगा, नाम, पिता का नाम, अंश, जाति, वास स्थान, ये सब लिखते हुए आदेश करेंगे, तभी ना अमीन तरमीम करेगा, वो खेसरा पंजी में करेगा। अगर ऐसे ही सिर्फ लिख दें कि नाम सुधार दिया जाए या आपत्ति स्वीकृत किया जाता है, तो कैसे करेगा, किसके नाम से खाता खोला जाएगा? यदि मान लीजिए कोई जमीन बिक्री हो चुकी है, बिक्रे पदक के आधार पर पुनः कह रहा है कि मेरा ये खाता मेरा खुलना चाहिए, तो उसका पूरा आधार दीजिएगा, नाम, पिता का नाम, जाति, अंश, कितना अंश है उसका, पुरुष महिला लिंग भी दीजिएगा, वो सब देते हुए आप आदेश कीजिएगा, तब अमीन जो है प्रपत्र 6 में वो आपका संधारित करता है। यदि 14 में अगर आपत्ति आई है तो आप करेंगे, तो पुनः फिर वो संशोधन करेगा, प्रारूप प्रकाशन जो 12 में हुआ है उसमें संशोधन करेगा। इस प्रकार ये समाप्त होता है। अब रहा कि जो भी आदेश आप लिखते हैं वो सुस्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसके लिए भी भिन्न भिन्न उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में भी इस तरह का बहुत सी जजमेंट आया है, और उसमें एकदम स्पष्ट आया है कि जो भी आदेश हो राजस्व न्यायालय का वो स्पष्ट हो। व्यवहार प्रक्रिया संहिता ऑर्डर 20 नियम 4(2) की अर्धन्यायिक शक्ति प्राप्त अधिकारियों को, क्वासी जुडिशियल, आप समझ लीजिए, आप क्वासी जुडिशियल प्रोसेस से आप इस डिस्पोजल करते हैं राजस्व न्यायालय में। इसमें आपका ये हाईकोर्ट का जजमेंट है, उसमें है माननीय न्यायालय
के न्यायाधीशों का कहना है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 20 नियम 4 उपनियम 2 अर्ध न्यायिक शक्ति प्राप्त प्राधिकारियों के लिए श्रेष्ठकर सुझाव है कि अपने आदेश में कारणों का इस रूप में करें कि उनके आदेश को सुस्पष्ट आदेश कहा जाए। जब भी आदेश पारित करें एकदम कारण के साथ, किन कारण से हम ये आदेश दे रहे हैं, रीजन ऑफ सर। यदि किसी आपत्ति को आप खारिज करते हैं, वो आपत्ति नहीं सही है, तो उसको भी एक कारण स्पष्ट रूप से अपने आदेश के अंतिम पारा में उल्लेखित अवश्य करें, तभी आपको माना जाएगा कि अच्छे एक राजस्व पदाधिकारी हैं। जो है निर्णय है, और जिस निर्णय के आधार के तौर पर उल्लेख नहीं किया गया, यदि मान लीजिए कोई अगर आप आदेश पारित कर रहे हैं उसमें निर्णय का उल्लेख नहीं किया गया, उसे जो पक्षकार होंगे उसे कानूनी रूप से वो बंधनकारी नहीं है, वो मान नहीं सकते हैं। इस तरह का भी आपका AIR 1938 का ये पटना का ये आदेश है, पटना न्यायालय का ये आदेश है कि इस तरह का अगर जिसमें रीजेंट ऑर्डर नहीं है, कारण का उल्लेख नहीं है, तो कोई भी पक्षकार उसको मानने के लिए कानूनन रूप से बंधनकारी नहीं है। ये इस प्रकार ये समाप्त होता है। अब रहा कि कहीं कहीं आपको एक पक्षीय भी सुनवाई होगी, कोई रैयत उपस्थित नहीं हो रहा और एक पक्षीय सुनवाई करना है, उसी स्थिति में भी सूचना के समुचित तामीला के बाद भी पक्षकार में से कोई भी उपस्थित नहीं होता है। मान लीजिए आप सूचना निर्गत किया, कोई पक्ष भी उपस्थित नहीं हुआ, तो उसी स्थिति में आप क्या करेंगे भाई? तो दावों आक्षेपों का उपलब्ध राजस्व अभिलेख और स्थल सत्यापन के आधार पर यहाँ भी आप क्या करेंगे? जो आपके पास राजस्व अभिलेख है और मेमो ऑफ इंस्पेक्शन बनाएंगे, एक पक्षीय आदेश के लिए जाएंगे, एक समय निर्धारित कर लेंगे, जो आपके पास अभिलेख है और अमीन कानगो के स्तर पर है तो कानगो साहब और अमीन साहब दोनों मिलकर जाएंगे और सभी रैयतों से गवाह बयान बनाकर मेमो ऑफ इंस्पेक्शन तैयार कर तब एक पक्षीय आदेश का निपटारा करेंगे। पहले एक डेट दे देंगे, फिर 7 दिन का देंगे, नहीं उपस्थित हुआ, इस प्रक्रिया करके वो उस आपत्ति का निष्पादन किया जाएगा। यदि आपके स्तर से है, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी के राजस्व न्यायालय में मामला है, प्रपत्र 14 में अगर आपत्ति आई है, इस प्रकार भी इसी प्रकार आप भी इसका निष्पादन करेंगे। एक पक्षीय सुनवाई आवेदन का निष्पादन भी ये प्राधिकारी के स्व विवेक से या सुनवाई कर एक तरफा सुनवाई करने, निर्णय करने का ये आपके विवेक पर है। अगर मान लीजिए कि कानूनी रूप से कोई आपत्ति करता है, वो किसी विद्वान अधिवक्ता महोदय के माध्यम से भी वो आपत्ति आपके राजस्व न्यायालय में कर सकता है, तो उस स्थिति में वो वकालतनामा लेकर आएगा, वो हस्ताक्षर करा कर आएगा, वो दाखिल करेगा, तत्पर उसके बाद वो उस आपत्तिकर्ता की तरफ से वो प्रेजेंट होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सूचना निर्गत किए और वो जिस पक्षकार को सूचना निर्गत किया उसका देहांत हो गया, ऐसा भी होगा, तो पुनः फिर उस मृत व्यक्तियों के नाम सब सूचना निर्गत नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे भाई? उसके लिए भी किसी बात की कार्यवाही के दौरान पक्षकार की मृत्यु अगर हो जाती है तो पक्षकार की विधिक प्रतिनिधि का प्रतिस्थापन एक विधिक आवश्यकता होती है। या किसी बाद अपील की सुनवाई की कार्यवाही के दौरान किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाए तो उस स्थिति में जो उसका पुत्र होगा, बेटा होगा, जो लीगल तरीके से जो उसका उत्तराधिकारी होगा, वो अपना आवेदन पत्र देगा। उसके बाद आप पहला दिन आप जो सुनवाई करेंगे उसको पहले स्वीकृत करेंगे, उसको आप मानेंगे कि भाई इस जो पक्षकार को सूचना निर्गत की उसका सही प्रतिनिधि यही है और ये हिस्सा ये रहेंगे, उस आपके आधार पर आप उसे स्वीकृत करेंगे, उसे आप देंगे कि आप अपना पक्ष आप रखिए। तो ये कहाँ है भाई? ये प्रावधान कहाँ दिया हुआ है? ये भी जो है सिविल प्रोसीड्योर कोड 1908 के आदेश 22 में के विहित नियमों और प्रसीमा अधिनियम के प्रसीमा लिमिटेशन एक्ट के अनुच्छेद 120 में ऐसा प्रावधान दिया हुआ है। उसके जो मृतक के पक्षकार के वारिस या विधिक प्रतिनिधि, उसके वारिस माने उसके उत्तराधिकारी, बेटा, पत्नी जो होंगे, वही जो बताया आपको, वो उपस्थित होंगे और अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद राजस्व न्यायालय के द्वारा उस आपत्ति का विचारण कर उसके निपटारा किया जाएगा। अब विधिक प्रतिनिधि जो है उसी का है जो
माननीय विद्वान अधिवक्ता होंगे, विधिक प्रतिनिधि होंगे, और इस तरह से संधारण आप कर आपत्तियों की सुनवाई का निष्पादन आपके द्वारा किया जाएगा। चलिए ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए एक एक करके। हाँ, साथ ही अब आपको बता देते हैं कि ये सेशन का समय समाप्त हो गया। अगला सेशन भी यही है, सुनवाई से संबंधित। उसमें प्रश्नकाल मेरा रहेगा, आप उस समय अपना प्रश्न नोट करके रखें और प्रश्न करेंगे। अभी तक जो पढ़ा है उसका जवाब दे देंगे, फिर आगे का जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। क्या, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू, हो गया, एंड कर दीजिए। 4 मिनट बाकी है, तो ऐसा करते हैं एक आध प्रश्न ले लेते हैं। चलिए इनसे, राजीव जी कोई प्रश्न कर रहे हैं, अभी समय है थोड़ा 4 मिनट। हाँ बोलिए राजीव जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो, कहाँ हुआ? बुलाइए ना उसको, सुरभि जी को। हाँ सर, आ गई आवाज? हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। सर मेरा सवाल पिछले क्लास से है। हाँ, एक प्रश्न था सर, जो अगर नापी के वक्त अगर फसल जो जमीन पे है तो वो फसल की अगर मतलब बर्बादी होती है तो वो किसके मतलब ये जाएगा ये चीज? इसमें ऐसा इस एक्ट में ऐसा कोई उसकी मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है, मगर हाँ, मगर आप प्रपत्र 1 है उसमें स्पष्ट है, जो उद्घोषणा किया जाएगा बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा, उसी स्थिति में आपको प्रवेश के लिए आपको आपके क्षेत्राधिकार में है, वर्जित नहीं है, वो आप प्रवेश कर सकते हैं, नापी कर सकते हैं। पर प्रयास यही रहता है कि उसकी फसल नहीं बर्बाद हो। हम लोग भी अभी बेगूसराय में गए थे, आपका चक्का मौजा था कि सवार कर रहे थे, क्योंकि उसको हम लोग पायलट के रूप में लिए थे और गए। वहां लगा हुआ था, भिंडी थी, बैगन का पेड़ था, या कुछ फसल था आपका जो जानवरों को खिलाया जाता है, जनेरा वगैरह। तो प्रयास किया गया फसल नहीं हो और आरी से गए और हो, उसी स्थिति में रैयतों के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जाती है। लेकिन सर आपका प्रश्न था सर डिपार्टमेंट के द्वारा सर, क्या कि मतलब इसका भरपाई इसका कौन करेगा? नहीं, प्रश्न नहीं है, ये मुआवजा का असाइनमेंट में सर दिया गया था सर। हाँ, तो ये मुआवजा का इसमें नहीं है, ये बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के द्वारा वो आपको घोषणा जो प्रपत्र 1 है, आप उसमें देखेंगे स्पष्ट एकदम वर्णित है, लिखा हुआ जो आप है, ये आपको है क्लियर है, वो लिखा हुआ कि